जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आर के पंकज आप सभी के यूट्यूब चैनल चैंपियन कोचिंग सेंटर आर के पंकज के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने कई बार पिछले के वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपके बीच वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को लेकर आऊंगा। आज मैंने अपना वह वादा आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है, पूरा करने का काम किया है। मेरे मित्रों, आज का जो यह वीडियो सेशन है वह पुष्पों में लैंगिक जन्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है, जिसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव का संकलन किया। उनमें पहला ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ दर्शाया है कि फूलों के या पुष्पों के खेती, जनन, देखभाल, खरीद बिक्री के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। 12 वर्ष में एक बार फूल देने वाला वह पौधा कौन सा है जिसे उसके सुंदर नीले आकर्षक फूलों के कारण भारत में उगाया जाने लगा, जो बाद में जलीय खरपतवार बनकर बंगाल का आतंक कहलाया और सितंबर-अक्टूबर 2006 में बड़े पैमाने पर एक साथ तमिलनाडु में फूल देने के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जलीय जलकुंभी है, ये जल में पाया जाता है और इसके बारे में मैंने बताया था कि यह प्रकार का खरपतवार है जो कि नीला फूल देने का काम करता है। यह विदेश में होता था, लेकिन इसके सुंदर नीले फूलों के कारण इसे भारत में लाया गया। लेकिन इसमें ब्रीडिंग करने की, जनन करने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि कुछ ही समय में जिस जलाशय में, जिस रुके हुए पानी में यह मिलता है, वहां पर पूरे जलीय क्षेत्र पर यह चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण यह बंगाल में जलों को खत्म करने वाले जलीय जीवों को, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाने में अहम भूमिका निभाया और बंगाल का आतंक भी कहलाया। सितंबर-अक्टूबर के महीने 2006 के वर्ष में यह एक साथ तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में इतना बड़ा पैमाना पर उगा कि जो भी लोग वहां गए वह इसके सुंदर सुंदर नीले फूलों से अपने आप को विमुख नहीं रख पाए। यह कौन सा पौधा था? वह एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना अर्थात जलकुंभी पौधा था। तीसरा हम लोग देखेंगे, एक परिपक्व भ्रूण कोष एम्ब्रियो सैक में कितने कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं? भ्रूण कोष, जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, वह 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, यानी 7 सेल्ड एवं 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। कौन? मैच्योर एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट पॉइंट, 64 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने पराग मातृ कोशिका को मियोटिक डिवीजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ता है? तो 16 पराग मातृ कोशिकाओं को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक पराग मातृ कोशिका क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। तो टेट्रास्पोरेंजिएट यानी इसमें 4 खंड रहने की वजह से जब तक वह 16 नहीं रहेगा तब तक वह विभाजन करके आपका 64 नहीं बनाएगा, क्योंकि जब मियोटिक डिवीजन में, अर्धसूत्री विभाजन में कोई एक कोशिका भाग लेती है तो 2 चरणों में विभाजन करने के बाद वह एक कोशिका 2 कोशिकाओं में और फिर 2 से लास्ट में आपको 4 मातृ कोशिकाओं, 4 डॉटर सेल का निर्माण करने में अपना भूमिका निभाता है। यानी एक मदर सेल जब मियोटिक डिवीजन करना शुरू करता है, अर्धसूत्री विभाजन शुरू करता है, तो 2 बार मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकेंड डिवीजन करने के बाद लास्ट में हमें 4 डॉटर सेल देता है। तो 16 पराग मातृ कोशिकाएं होंगी, तो वह जो है आपको मियोटिक डिवीजन करने के बाद 1 से 4 बनता है, तो 16 से टोटल आपको 64 परागकणों का उत्पत्ति होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक पूर्ण विकसित नर युग्मक उद्भिद में, मेल गैमेटोफाइट में कितने केंद्रक होते हैं? 3 होते हैं। पराग कोश की सबसे अंदरूनी परत, जिसको हम लोग टैपेटम कहते हैं, उसका काम क्या है? उसका काम है पोषण देना। पराग कण के बाह्य चोल में मौजूद सर्वाधिक, बाह्य चोल का मतलब एक्जाइन में मौजूद सर्वाधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ कौन है? स्पोरोपोलिन। यही स्पोरोपोलिन के कारण कोई भी परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, अर्थात यह एक प्रकार से प्रिजर्व लंबे समय तक होता है, इसको नुकसान नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है,
पराग कोश सामान्यतः कैसे होते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। पराग टेट्रा मतलब 4, स्पोरेंजिएट मतलब 4 खंडों में ये टेट्रास्पोरेंजिएट रहता है। इन 4 खंडों में पराग कोश जो है वो बटा रहता है, 4 लोब में बटा हुआ रहता है। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी कहते हैं। चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस यानी वैसा फूल जो खुलने वाला हो यानी खुला हुआ फूल, और वैसा फूल जो बंद हो, दोनों प्रकार के फूल किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलते हैं? तो कोमेलिना में देखने को मिलते हैं। मित्रों, मैंने यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दर्शाया है कि 100 क्रियात्मक ग्रुप बीजाणुओं के निर्माण के लिए कितने म्यूटेंट डिवीजन होंगे। ध्यान रखेंगे, क्रियात्मक ग्रुप बीजाणु हम लोग पढ़ चुके हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल जब विभाजन करता है तो विभाजन करने के बाद 4 मेगा स्पोर बनाता है, लेकिन उसमें से केवल 1 मेगा स्पोर ही है जो सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो 100 क्रियात्मक ग्रुप बीजाणु का निर्माण करने के लिए 100 मियोटिक डिवीजन करना होगा। अगला मैंने बताया, एक आवृत्तिबीजी भ्रूणपोष कोशिका में 24 गुणसूत्र हो तो जड़ की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? भ्रूणपोष जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, यानी उसमें गुणसूत्र त्रिगुणित होते हैं, जबकि पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, ये सभी में जो कायिक कोशिकाएं हैं इनमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है, अर्थात 2n होती है। लेकिन जब युग्मक बनाने की बात आती है तो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, उसमें गुणसूत्र जो है वो हेप्लॉयड होता है, अगुणित होता है, अर्थात n होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक आवृत्तिबीजी भ्रूणपोष कोशिका में 24 गुणसूत्र है। भ्रूणपोष कोशिका कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है भ्रूणपोष कोशिका त्रिगुणित अर्थात 3n, जबकि जड़, तना इत्यादि कायिक कोशिका द्विगुणित होती है और युग्मक अगुणित होता है। तो यहाँ पर मैंने 3n का मतलब क्या हो गया? भ्रूणपोष कोशिका में गुणसूत्र की संख्या। तो भ्रूणपोष कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना बताया जा रहा है? 24 बताया जा रहा है। तो n का मतलब क्या हो जाएगा? 24/3, 24/3 बराबर काटने के बाद कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 8 गुणसूत्र। और आपको यहाँ लिखे कि युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है। तो जब n निकल गया 8, तो 8 किसका संख्या हो जाएगा? युग्मक में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ ये भी लिखा है कि जड़, तना इत्यादि जो कोशिकाएं होती है वो कायिक कोशिका कहलाता है, वह द्विगुणित होती है। यानी 2n बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 8 बराबर 16। तो 16 गुणसूत्र किस में रहेंगे? जड़ में रहेंगे, तना में रहेंगे, पत्ती में रहेंगे, ये सभी में 16 गुणसूत्र। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? पंचानन माहेश्वरी, पी माहेश्वरी। नेक्स्ट पॉइंट है, मक्का जैसे बड़े एक बीजपत्री बीज का बीजपत्र क्या कहलाता है? अस्क्यूटेलम कहलाता है। प्रांकुर जिससे भावी प्रारोह बनता है, यानी उससे फुलमूल से आपको शूट सिस्टम का निर्माण होता है। और बीज पत्रों के बीच जो भ्रूणीय अक्ष है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, उसके भाग को क्या कहते हैं? बीज पत्रोपरित कहते हैं। किसके संलयन से सत्य भ्रूण बनता है? अंड कोशिका और नर युग्मक से आपको सत्य भ्रूण, ट्रू एम्ब्रियो निर्माण होता है। द्विनिषेचन में भ्रूण एवं भ्रूणकोश निर्माण में संलयन का जो क्रम होता है वह क्रमशः क्या होता है? भ्रूण बनता है अंड कोशिका और प्रथम नर युग्मक के मिलने से, जबकि प्राथमिक द्वितीयक केंद्रक और द्वितीय नर युग्मक के मिलने से क्या बनेगा? भ्रूणकोश बनेगा। भ्रूण कोश बनता है। यहाँ मैंने लिख दिया है भ्रूणकोश। प्राथमिक द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक के मिलने से भ्रूणकोश अर्थात इंडोस्पर्म बनता है, जबकि एम्ब्रियो किससे बनता है? एक सेल अंड कोशिका और प्रथम नर युग्मक के मिलने से आपको भ्रूण तैयार होता है।
ये कुछ आपको पुष्पों में लैंगिक जन्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। वैसे तो मित्रों ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं और ये मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में दर्शाया है। अगर मैं आपको एमसीक्यू के रूप में दर्शाता तो वीडियो मेरा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने वही मतलब एग्जैक्ट जो आंसर होता है उसे ही मैंने यहाँ पर मेंशन करने का काम किया है। ऑब्जेक्टिव और भी हो सकते हैं, लेकिन उतना ऑब्जेक्टिव जो है हर बिंदु से निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करना थोड़ा मुश्किल है। वह आपके लिए बेनिफिशियल यही होगा कि आप जो मेरे वीडियो आपको अभी तक दिए जा चुके हैं, जो प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं, उनमें जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है उन सारे टॉपिक के जो पॉइंट है उन पॉइंट से हम चाहें तो अलग अलग प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन उससे जो है जनरेट हो सकता है। इसलिए कृपया जो कंसेप्चुअल वीडियो डाला गया है उसको आप बढ़िया से देखें, वॉच करें और उसमें से आप ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया। ये केवल आपको एक गाइडलाइन है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव निकलता है, बनता है और उसका जवाब कैसे हम लोग दे पाते हैं। ये केवल आप लोगों को एक दिशा निर्देश कर देने के लिए हमने यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। आशा करते हैं आप मेरे गाइडलाइन से लाभान्वित होंगे और आप अपने भविष्य के प्रति अग्रसर रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज कुमार आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।